हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैद ए इश्क भाग 12। वार्नर पैराडाइज। दानिश का बेडरूम। दानिश जिया के पास बैठकर उसे देखने लगा। जिया की दोनों कलाई पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके दोनों पैरों पर सूजन दिखाई दे रही थी। कुछ मिनट बाद दरवाजे की तरफ से आवाज आई। मैंने कहा था ना, उसे सजा देने के चक्कर में तू खुद परेशान हो जाएगा। दानिश ने इरिटेशन से पारस की तरफ देखा जो अब तक उसके पास आ चुका था। पारस जिया की तरफ देखते हुए बोला, बेचारी मासूम बच्ची, पता नहीं तेरे साथ कैसे रह रही है। तेरी ऐसी हरकतें देखकर ही उसका भागने का मन किया होगा। दानिश बेड से खड़े होकर बोला, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी, जस्ट गेट लॉस्ट। बोलते हुए उसने पारस को कमरे से बाहर कर दिया और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। पारस हैरानी से दरवाजे की तरफ देखता रह गया। अगले दिन दिल्ली पुलिस स्टेशन। सुजीत के केबिन में अखिलेश और एक सीनियर ऑफिसर जिसका नाम इमरान था वो बैठे हुए थे। सुजीत के लैपटॉप पर एक वीडियो चल रही थी जो पुनीत के घर की थी। अखिलेश जब उसके घर पहुंचता है तो उसने सबूत के तौर पर एक वीडियो बना ली थी ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके घर में पैसों से भरा हुआ सूटकेस, डायमंड और गोल्ड के गहने और साथ में कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स भी थे। पूरी वीडियो देखने के बाद इमरान कुछ सोचते हुए बोला, इसका साफ मतलब है कि पुनीत ही इस कहानी का असली खिलाड़ी है। हमने वक्त रहते ही अखिलेश की बातों पर यकीन कर लिया होता तो आज वो हमारे हाथ से बचकर नहीं जाता। अखिलेश के सेटिंग ऑपरेशन के बारे में पुनीत को पता चल गया था, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन से सीधे अपने फैमिली के साथ कहीं गायब हो चुका था। इमरान की बात सुनकर सुजीत गहरी सांस लेकर बोला, सर, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा। वो हमारी टीम का बहुत काबिल एजेंट था। उसकी वजह से हमने आज तक कितने क्रिमिनल्स को सलाखों के पीछे कर दिए। उस पर शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अखिलेश बीच में बोला, और मुझ पर शक करने की गुंजाइश थी? सुजीत उसकी तरफ देखते हुए बोला, अखिलेश, जो भी हुआ उसमें गलती सिर्फ हालात की थी। अखिलेश अपनी जगह से खड़े होकर बोला, आपको जो चाहिए था वो मिल गया, अब मुझे इजाज़त दीजिए। इमरान हैरानी से बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? अखिलेश बिना किसी भाव के बोला, और कहाँ जाऊँगा सर, घर जा रहा हूँ। आपने मुझे सस्पेंड कर दिया है, क्या आप भूल गए? उसकी बात सुनते ही सुजीत ने बोरियत से उसकी तरफ देखा और बोला, अब ये रूठे हुए बच्चे की तरह बिहेव करना बंद करो। तुम्हारे ऊपर लगे हुए इल्जाम वापस ले लिए गए हैं। अखिलेश उसी तरह से बोला, मैं इतनी जल्दी ज्वाइन नहीं करूँगा। मुझे मेरी बेटी को ढूंढना है, उसे घर वापस लेकर आना है। सुजीत ने इमरान की तरफ देखा तो वो कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हारी बेटी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी पूरी टीम उसे ढूंढकर वापस लेकर आएगी। अखिलेश शिकायत भरे लहजे में बोला, मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं आप? इमरान सुजीत की तरफ देखते हुए बोला, इसे तुम ही समझाओ, ये मेरे बस की बात नहीं है। बोलकर वो केबिन से निकल गया। सुजीत ने अखिलेश की तरफ देखा और उसे बैठने का इशारा किया। दिल्ली, इंडिया, मित्तल विला। स्वरूप को डिस्चार्ज मिल चुका था और इस वक्त वो विला में था। स्मृति, धनराज जी और स्वरूप डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे। स्वरूप तो बस अपनी प्लेट में चम्मच घुमा रहा था। स्मृति उसे देखकर बोली, क्या सोच रहे हो तुम? जल्दी से खा लो, उसके बाद मेडिसिन भी लेनी है। स्वरूप गुस्से से बोला, मॉम, मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा है। वो इंसान मेरी नज़रों के सामने से मेरी प्रिंसेस को ले गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। स्मृति चुपचाप
उसे देखने लगी। तभी धनराज जी बोल पड़े, वो मिल जाएगी स्वरूप। तुम्हारे खाना न खाने की वजह से वो तुम्हारे सामने नहीं आने वाली। उसे ढूंढने के लिए तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है। पहले खाना खा लो, उसके बाद कुछ सोचते हैं। अखिलेश भी आज स्टेशन गया है, वहाँ से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। स्मृति जल्दी से बोली, अच्छी खबर मतलब? धनराज जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, थोड़ी देर पहले ही अखिलेश ने बताया कि उस पर लगे हुए इल्ज़ाम वापस ले लिए हैं। वो लोग जिया को ढूंढने में हमारी मदद करने वाले हैं। स्मृति जल्दी से बोली, ये तो अच्छी बात है ना पापा। स्वरूप बीच में बोला, इसमें क्या अच्छी बात है? आपको पता भी है उस वार्नर के कितने घर, कितने फार्म हाउस और न जाने कितने बंगलो हैं दिल्ली में। हमें पता ही नहीं है कि वो प्रिंसेस को लेकर कहाँ गया है, तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे? उसके लिए सर्च वारंट की ज़रूरत होगी। ये लोग किस बेसिस पर उसके घर की तलाशी लेंगे, कुछ सोचा है आपने? उसकी बात सुनते ही स्मृति और धनराज जी के चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ गए। स्वरूप सही बोल रहा था, क्योंकि दानिश तक पहुंचना किसी के भी बस की बात नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि वो किस वक्त कहाँ हो सकता है। दोपहर का वक्त, वार्नर पैराडाइज। दानिश अभी भी जिया के पास बैठकर बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। तभी उसे जिया के होठ हिलते हुए महसूस हुए। वो जल्दी से अपना कान उसके होठों के पास लेकर गया और सुनने की कोशिश करने लगा। जिया बेहद धीमी सी आवाज में एक ही शब्द में बोल रही थी, पानी। दानिश ने उसे आराम से अपनी बाहों में भरते हुए बिठा दिया और साइड टेबल से पानी भरा गिलास उठाकर तुरंत उसके होठों से लगा दिया। जिया अभी पूरी तरह से होश में नहीं आई थी, इसीलिए वो धीरे धीरे पानी पी रही थी। कुछ मिनट बाद उसने पूरा पानी पी लिया। दानिश ने पानी का गिलास साइड टेबल पर रखा और उसके गाल सहलाते हुए बोला, हे लिटिल गर्ल। लेकिन जिया फिर से गहरी नींद में चली गई। कल से वो बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। दानिश ने उसकी दवाइयाँ पानी के साथ मिलाकर उसे पिला दी थी। जिया बहुत ही नाजुक थी, क्योंकि स्मृति और अखिलेश उसे हद से ज़्यादा प्यार करते थे। छोटी सी खरोच भी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी, और यहाँ तो दानिश ने उसके साथ हाथ बांधकर उसे ऐसे ही खड़े रहने की सज़ा दे दी थी। इन 3-4 घंटों में न जाने उसे कितना दर्द हुआ होगा। यही सब सोचकर दानिश का दिमाग खराब होने लगा था। उसने जिया को आराम से बेड पर लिटा दिया और उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, लिटिल गर्ल, प्लीज़ गेट अप। आई कैन नॉट सी यू लाइक दिस। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी भी तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा। प्लीज़ जल्दी से उठ जाओ। जिया बहुत ही नाजुक थी, क्योंकि स्मृति और अखिलेश उसे हद से ज़्यादा प्यार करते थे। छोटी सी खरोच भी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी, और यहाँ तो दानिश ने उसके हाथ बांधकर उसे ऐसे ही खड़े रहने की सज़ा दी। इन 3-4 घंटों में न जाने उसे कितना दर्द हुआ होगा। यही सब सोचकर दानिश का दिमाग खराब होने लगा। उसने जिया को आराम से बेड पर लिटा दिया और उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, लिटिल गर्ल, प्लीज़ गेट अप। आई कैन नॉट सी यू लाइक दिस। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा। प्लीज़ जल्दी से उठ जाओ। बोलते हुए उसने जिया के फोरहेड पर अपने होठ रखे। जिया को हल्का सा बुखार था, इसीलिए उसकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा था। दानिश ने इंटरकॉम से ठंडा पानी और कुछ कॉटन लाने के लिए बोल दिया। तभी पारस कमरे के अंदर आते हुए बोला, तू इस लड़की को ऐसी हालत में नहीं देख पा रहा है, और मैं तुझे इस हालत में नहीं देख पा रहा हूँ। बोलकर उसने खाने की प्लेट साइड टेबल पर रख दी। दानिश बिना किसी भाव के उसे देखने लगा। पारस सीरियस टोन में बोला, ब्रो प्लीज़, तूने कल से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा ले यार। तुझे कुछ हो गया तो इस लड़की का ख्याल कौन रखेगा?
दानिश बिना किसी भाव के बोला, आई वॉन्ट डाई इफ आई डिड नॉट ईट फॉर ए डे। एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। पारस कुछ पल रुककर बोला, इतना प्यार करता है तो किसने कहा था सजा देने के लिए? तू प्यार से भी तो समझा सकता था ना उसे। दानिश उसे घूरते हुए बोला, लगता है दुनिया में एक ही टॉपिक बचा है बात करने के लिए। पारस जल्दी से बोला, मैं चुप हो जाऊंगा अगर तू मेरे सामने ये खाना खत्म करेगा। दानिश खाने की प्लेट अपने हाथ में लेते हुए बोला, तेरी बकवास सुनने से अच्छा है कि मैं खाना खा लूं। पारस ने कुछ पल उसे देखा और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। रात का वक्त एक सुनसान एरिया में एक पुराना कॉटेज था। कॉटेज के अंदर सुजीत अपनी टीम के साथ बैठा हुआ था। अखिलेश एक तरफ बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। टीम में से एक आदमी बोला, सर, मैंने प्लान के हिसाबे 2 लोकेशन के बारे में पता किया, लेकिन वहां पर पिछले कुछ दिनों से कोई नहीं रहता। तभी दूसरा आदमी बोला, सर, हमने भी उनके बंगलों और फार्म हाउस के बारे में पता किया। वहां पर सर्वेंट्स के अलावा कोई आता जाता भी नहीं है। उनकी बात सुनकर सुजीत कुछ सोचते हुए बोला, उसके ऑफिस से कुछ पता चला? तभी अखिलेश सीरियस टोन में बोला, उसका एक और घर है जहां वो ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताता है। उसकी बात सुनते ही सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। अखिलेश अपनी जगह से खड़े होकर उनकी तरफ जाते हुए बोला, दिल्ली के सबसे सुनसान एरिया में वार्नर पैराडाइज नाम से उसकी एक प्रॉपर्टी है। हमें एक बार वहां चेक करना चाहिए। उसकी बात सुनकर एक आदमी जल्दी से बोला, सर, मुझे नहीं लगता वो वहां पर भी मिलेगा। आप जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं उसका असली मालिक कोई पारस मेहरा नाम का शख्स है। अखिलेश हैरानी से बोला, व्हाट? वो आदमी तुरंत बोला, यस सर, हमारे पास जितनी भी लोकेशन आई थी मैंने पहले ही उसकी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। बोलते हुए उसने एक फाइल अखिलेश की तरफ बढ़ा दी। अखिलेश ने तुरंत वो फाइल ले ली और चेक करने लगा। जिस प्रॉपर्टी की वो बात कर रहा था वो सच में किसी पारस मेहरा के नाम पर रजिस्टर थी। अखिलेश ने गुस्से से वो फाइल टेबल पर पटक दी और बालकनी की तरफ निकल गया। सुजीत अपनी टीम की तरफ देखते हुए बोला, जितने भी लोकेशन हैं उन सबको फिर से एक बार चेक करो। आज रात को ये काम हो जाना चाहिए। वार्नर पैराडाइज। दानिश अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठा हुआ था। वो अपने ऑफिस का काम घर से ही कर रहा था। उसकी नज़रें बार बार जिया की तरफ जा रही थी। उसने परेशान होकर लैपटॉप बंद किया और सिगरेट का पैकेट लेकर बालकनी में चला गया। करीब 10 मिनट बाद जिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे अपना सर बहुत भारी महसूस हो रहा था। उसने गहरी सांसें लेते हुए अपने आसपास देखा और फिर से आंखें बंद करते हुए खुद से ही बोली, मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने झट से अपनी आंखें खोली। उसे सब याद आ गया कि दानिश ने कैसे उसे बेहोश किया। उसके बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो बेसमेंट में थी और उसके बाद दानिश ने उसके हाथ जंजीरों से बांध दिए थे। ये सब याद आते ही उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो सीलिंग की तरफ देखते हुए बोली, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? उसने जेम्स को गोली मार दी और वो मेरे पैर काटने वाला था। बोलते हुए उसने धीरे से अपना सर ऊपर उठाकर अपने पैरों की तरफ देखा। इस वक्त उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला हुआ था। उसने अपने पैर हिलाने की कोशिश की और अगले ही पल उसकी जोरदार चीख निकल गई। उसकी चीख सुनते ही दानिश तुरंत कमरे के अंदर आ गया। जिया चिल्लाते हुए रो रही थी क्योंकि उसके पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। दानिश ने उसे जल्दी से अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, डोंट मूव लिटिल गर्ल,
जिया गहरी सांसें लेते हुए जोर जोर से रो रही थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर पारस भागते हुए वहां आ गया। दानिश उसे देखकर बोला, कॉल हर। पारस ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और वहां से निकल गया। इधर दानिश ने एक पेन किलर जिया को खिला दी ताकि उसका दर्द जल्दी से जल्दी कम हो जाए। वार्नर पैराडाइज का गेस्ट हाउस। थोड़ी देर बाद जिया और दानिश गेस्ट रूम में थे। तभी समन नाम की एक औरत वहां पर आ गई। वो वार्नर पैलेस में कई सालों से मसाज थेरेपिस्ट का काम करती थी। दानिश ने उसे यूके से खास जिया के लिए पहले से ही बुला लिया था। समर कमरे के अंदर आकर सर झुकाकर खड़ी हो गई। दानिश उसकी तरफ देखते हुए बोला, द डॉक्टर हैज एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू सो यू कैन स्टार्ट द वर्क अहेड। डॉक्टर ने आपको सब समझा दिया है तो आप आगे का काम शुरू कर दीजिए। उसके बाद सुनते ही समर ने जिया की तरफ देखा जो बेड पर लेटी हुई थी और सिसकते हुए सीलिंग की तरफ देख रही थी। कुछ मिनट बाद जिया का मसाज टेबल पर पेट के बल लेटी हुई थी और समर उसके पैरों पर मसाज ऑयल लगाते हुए धीरे धीरे मसाज करने लगी। जिया ने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। दानिश बालकनी में खड़ा था और जिया की रोने की आवाज उसे बेचैन कर रही थी। कुछ ही मिनट में उसने सिगरेट का लगभग एक पूरा पैकेट खत्म कर दिया था। आधे घंटे बाद गेस्ट रूम में शांति पसरी हुई थी। समर के मसाज करने के बाद जिया को बेहतर महसूस हो रहा था और उसे खुद पता नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। दानिश चुपचाप उसके चेहरे को देख रहा था। तभी समर उसके पास आकर बोली, सर मेरा काम हो गया, क्या अब मैं जा सकती हूँ? दानिश ने उसकी तरफ देखा और कुछ सोचते हुए बोला, हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू हेल? समर धीरे से बोली, कल इनकी नींद खुलेगी, उसके बाद देखना पड़ेगा कि इनके पैरों में कितना दर्द है। दर्द कम हुआ तो 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएगी। उसकी बात सुनकर दानिश ने उसे जाने का इशारा किया। समर चुपचाप वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद दानिश ने जिया को अपनी गोद में उठा लिया और अपने बेडरूम की तरफ ले गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।